हेलो स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करने के पीछे कौन से ऐसे कारण रिस्पॉन्सिबल बने थे, पहले हम उन्हीं कारणों के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, कि जिसमें कि आपने सबसे पहले जाना कि किस तरीके से क्या है जो प्रोविजनल इलेक्शंस हैं उनको सपोर्ट किया गया कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के कुछ लीडर्स के द्वारा। ठीक है, और गांधी जी ने कैसे क्या है नॉन कॉपरेशन को कोल्ड ऑफ किया, और उसके बाद कैसे इंडिया में साइमन कमीशन भेजा गया, और साइमन कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन नहीं था तो उसका अपोज किया गया, और गो बैक साइमन जैसे स्लोगन्स क्या है बहुत ज्यादा फेमस हुए और लोगों ने उसका विरोध किया। ठीक है, और इसके बाद क्या है जो पूर्ण स्वराज है उसकी जो कह सकते हैं उसकी डिमांड रखी गई। और कब? लाहौर के 1927 दिसंबर 1929 के कांग्रेस सेशन में क्या है पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई और कहा गया कि अब हमें क्या चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा भाई। ठीक है, और जब साइमन कमीशन इंडिया आया था तो उस टाइम पे क्या है बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था, और उसी टाइम पीरियड पे क्या है लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि पुलिस के द्वारा काफी ज्यादा ये कह सकते हो ब्रूटल लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें उनको काफी ज्यादा चोटें आ जाती है और उसके कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कि किस तरीके से गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, कहां पे हुई थी, कैसे थी, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो सब, और कब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। दैट मीन्स आज की वीडियो में हम आपको ये बता देंगे कि सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत कब हुई थी और उसके बाद किस तरीके के जो रिएक्शन है वो देखने को मिले थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें जिससे कि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियरली समझ में आ सके, और इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें, उसमें आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जो सॉल्ट मार्च है, गांधी जी क्या एक तरीके से ये समझ चुके थे कि मैंने आपको बताया था ना जो लाहौर का जो कांग्रेस सेशन था उसमें कहा था 26 जनवरी 1930 को सब लोग प्लेज लेंगे, कसम खाएंगे। ठीक है ना, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को एक तरीके से सेलिब्रेट करने से लेकर, बट उतना ज्यादा ना जोश नहीं दिखाई दिया था लोगों में, इतना अटेंशन नहीं मिला लोगों का इसको। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या सोचा कि हमें एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जो फ्रीडम से जोड़ने के लिए, एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जो कि सबकी लाइफ से, एवरीडे लाइफ से रिलेट कर, कि एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ एक ऐसा इशू क्या था, वो था सॉल्ट। तो गांधी जी ने कह सकते हो उसी को अपना हथियार बना और उसी को एक पावरफुल सिंबल के तौर पे यूज किया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इस चीज का रियलाइजेशन किया और उन्होंने ये पाया कि पूरे देश को अगर हमें जोड़ना है, उनमें एक एकता लानी है, तो वो एक ही तरीका है, एक ही सिंबल है, वो है नमक। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो कि क्या है सभी लोगों की डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, और सभी लोग क्या एक तरीके से, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, सभी नमक से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसी वजह से क्या है गांधी जी ने क्या किया, 31 जनवरी 1930 को, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने क्या है उस टाइम के जो वायसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर भेजा जिसमें कि उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स लिखी थी। ठीक है, और जो डिमांड्स थी उसमें जो कुछ डिमांड थी वो जर्नल इंटरेस्ट से लेकर थी, बट कुछ डिमांड क्या थी, स्पेसिफिक डिमांड्स थी। स्पेसिफिक का मतलब यहां पर यह है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक सभी के इंटरेस्ट से रिलेटेड थी। ठीक है, दैट मीन्स वो हर ग्रुप को टच करने वाली जो डिमांड्स हैं वो उस लेटर के अंदर थी। ओके, और उसके अंदर ये एक तरीके से कहा, ये देखा गांधी जी ने कि जो आइडिया जो मतलब जो सॉल्ट है ना वो क्या करेगा, सभी को आपस में जोड़ने का काम करेगा, और ये जो एक नमक है वो एक बहुत बड़ा कैंपेन बनकर सामने आएगा। और जो डिमांड्स थी उसमें सबसे बड़ी डिमांड क्या रखी गई, टू एबॉलिश सॉल्ट टैक्स, कि नमक के ऊपर जो कानून जो टैक्स आपने कर लगाया वो उसको हटाइए भाई। क्योंकि नमक क्या एक तरीके से हर कोई कंज्यूम करता है, रिच हो, पुअर हो, अमीर हो, गरीब हो, मतलब किसी भी क्लास से, किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, हर इंसान की असेंशियल नीड है। और यहां तक अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के लिए तो असेंशियल आइटम है जो सॉल्ट है, बिना उसके तो ये कह सकते हो कि फूड भी प्रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो चीज, तो इस वजह से क्या है जो ब्रिटिश जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है जो सॉल्ट है उसके प्रोडक्शन पे भी क्या किया हुआ था, ये कह सकते हो कि रूल्स बनाए हुए थे, लॉज बनाए हुए थे, और जो सॉल्ट है उसके ऊपर वो टैक्स भी लेते थे। तो उन्होंने क्या कहा गांधी जी ने कि आप ये हटा दीजिए, इससे पता लगता है कि आप कितने ज्यादा ऑप्रेसिव हैं। ठीक है ना, तो इस चीज के बारे में क्या है पता लग जाता है। ओके, अब गांधी जी ने ना सिर्फ एक तरीके से धमकी टाइप दी, एक अल्टीमेटम दे दिया, क्या कि या तो आप इन डिमांड को मान लो, अगर आपने इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो 11 मार्च के बाद जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो मूवमेंट है वो लॉन्च कर देगी।
ठीक है, एक कह सकते हो छोटी सी धमकी हो गई। ठीक है, गांधी जी ने सीधा साधा बोल दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो इरविन थे वो तब भी गांधी जी से किसी भी तरीके का नेगोशिएशन, कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं थे। ओके, और गांधी जी ने इसी के रिवर्स में, क्योंकि गांधी जी ने अल्टीमेटम तो दे ही दिया था, गांधी जी ने क्या, जो सॉल्ट मार्च है, जो उनका फेमस सॉल्ट मार्च है, नमक, ये कह सकते हो जो दांडी यात्रा है, उसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, अब इस जो सॉल्ट मार्च है, जो नमक यात्रा है, इसमें क्या कौन कौन इससे जुड़े हुए थे वो बता देते हैं। गांधी जी ने इस नमक यात्रा की जो शुरुआत है वो किसके साथ, अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स उनके साथ थे इस यात्रा में, उनके साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। ठीक है ना, इस मार्च की शुरुआत की। और इस सॉरी तो इस मार्च में क्या है, उन्होंने 240 मील्स का, ये कह सकते हो माइल्स का जो सफर है वो तय किया था। कहां से कहां तक थी ये जो मार्च है, कहां तक था, गांधी जी का जो आश्रम है ना साबरमती, वहां से लेकर कोस्टल रीजन है एक दांडी, एक टाउन है, वहां तक क्या है उन्होंने ये जो यात्रा है वो अपनी तय की थी। ठीक है, इसमें उनके जो वॉलंटियर्स थे वो लगातार 24 दिन तक, दैट मीन्स गांधी जी और उनके जो वॉलंटियर्स थे वो 24 दिन तक चले थे लगातार, डेली 10 मील तक का सफर उन्होंने तय किया था, ये कह सकते हैं। ओके, अब देखिए गांधी जी जहां से भी गुजरते और जब भी क्या है वो रुकते थे, कहते हैं ना थोड़ी देर अगर वो कहीं पे रुकते थे सस्ताने के लिए, तो हजारों की संख्या में जो वॉलंटियर्स है, जो लोग हैं, वो उनसे जुड़ जाते। और गांधी जी जहां भी रुकते थे, गांधी जी वहां पे भाषण देते थे, लोगों को समझाते थे क्या, कि उनके लिए स्वराज का सही मतलब क्या है, स्वराज की डेफिनेशन, सही मायना क्या है उनके लिए, वो लोगों को वो समझाने की कोशिश करते थे। ठीक है, और उनकी जो लोग हैं उनसे एक गुजारिश जरूर थी कि आप क्या कीजिए, विरोध कीजिए अंग्रेजों का, बट पीसफुली कीजिए। ठीक है ना, किसी भी तरीके की हिंसा मत कीजिए। और इसी के साथ क्या है, 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं, और वहां पर क्या है, दांडी पहुंचते ही गांधी जी समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं, और इसी के साथ ब्रिटिशर्स जो हैं, उनके जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बनाए गए जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है ना, तो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इसी के साथ ये कह सकते हो जो उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया ना, ये एक सिंबल बन गया कि इसी के साथ अब किस चीज की शुरुआत हो जाती है, सीडीएम, दैट मीन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। अब देखो एक ना, ये जो नाम है ना गांधी जी का जो आंदोलन है सिविल डिसोबीडियंस, इस नाम को थोड़ा ध्यान से समझो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दैट मीन्स कि जो हम सिविलियंस हैं, जो लोग है, वो जनता है, वो डिसओबे कर रही है, दैट मीन्स कि आप जो भी कहेंगे अब हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन में क्या था, हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, आपके साथ, आपका साथ नहीं देंगे। सिविल डिसोबीडियंस में क्या, एक तरीके से कि जो भी चीजें आप कहोगे उसको अब माना नहीं जाएगा, आप नमक कानून बनाओगे उसको हम नहीं मानेंगे, तो इस तरीके से तो लोगों ने भी क्या है कुछ कुछ इसी तरीके से इस चीज को समझा, और ब्रिटिशर्स के साथ अब कोऑपरेट करने से मना कर दिया। और बहुत सारी जगहों पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि नमक कानून को ही तोड़ा, और भी बहुत सारे कॉलोनियल रूल्स को तोड़ा गया। दैट मीन्स 1921 से लेकर 1922 के बीच बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उनको लोगों के द्वारा तोड़ा गया। कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी जगहों पर क्या है, जो सॉल्ट लॉ है, नमक कानून, उसको तोड़ा गया और नमक मैन्युफैक्चर किया गया। ठीक है, और जो फैक्ट्रियां थी नमक बनाने वाली, वहां पे लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ अगेन जो फॉरेन क्लॉथ था उसको बाइकआउट किया गया, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग की गई। ठीक है, और जो पीजेंट्स हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि अब हम आपको कोई रेवेन्यू नहीं देंगे, चौकीदारी टैक्स वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो गांव में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया, अब रिजाइन देना शुरू कर दिया कि हम भी आपके लिए जॉब, आपके लिए काम नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था जो ट्राइबल्स थे वो भी क्या नाम है, पहले जुड़े थे आंदोलन से। क्यों जुड़े थे बता चुके, क्योंकि जो फॉरेस्ट लॉज थे उनके अकॉर्डिंगली, उनकी वजह से जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, वो क्या है जंगल, अपने खुद के जंगलों में नहीं जा सकते थे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, फॉरेस्ट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। तो इसी के साथ जंगलों में जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा, और जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट थे वहां पर जाना शुरू कर दिया, चाहे वो लकड़ी लाने के लिए हो, चाहे जानवरों को चराने के लिए हो। दैट मीन्स कि उन्होंने भी क्या है, वन कानूनों को तोड़ दिया। ओके, अब सोचो जब लोगों ने ऐसा किया, कानून तोड़े और इतना सब किया, ऑब्वियस है ब्रिटिश गवर्नमेंट तो शांत नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो उनकी तरफ से भी कोई एक्शन तो हुआ होगा। तो वो क्या था, तो अब हम बात करते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सीडीएम के रिजल्ट्स क्या हुए। ठीक है, अब देखिए इसके रिवर्स में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उसने क्या करना शुरू कर दिया, बड़े लेवल पे जो कांग्रेस के लीडर्स थे ना उनकी गिरफ्तारी शुरू कर दी।
ठीक है, और कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार करके एक एक कर करके क्या है, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। अब जब कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारी जगहों पर जो क्लैश है वो होने लगा। दैट मीन्स पुलिस और लोगों के बीच में झड़प होनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वो दोनों ही क्या है, जो पुलिस भी और जो आम जन है वो सब आपस में टकराने लग गए। और इसी टाइम पीरियड पे क्या हुआ, अप्रैल 1930 में 1930 में अब्दुल गफ्फार खान जो कि गांधी जी के डिसिपल थे, उनको भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। और उनको गिरफ्तार करके जेल में डालते ही, ठीक है ना, पेशावर में क्या है, गलियों में क्या है, एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन बड़े लेवल पे शुरू हो गए और क्या है, पुलिस और लोगों के बीच में जो झड़प है वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई, ठीक है ना, पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई और जो सड़कों पे जो लोग विरोध कर रहे थे उनमें काफी सारे लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है, ठीक है, पुलिस फायरिंग की वजह से काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। और कुछ एक महीने बाद ही गांधी जी को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। अब देख रहे हो, अब्दुल गफ्फार खान है, गांधी जी है, सबको जेल में। इसके अलावा क्या है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। शोलापुर में उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करना शुरू हुआ, किस पे, पुलिस पोस्ट पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, ठीक है ना, इसके अलावा रेलवे स्टेशन पे, इन सारी जगहों पर हमले करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको लगता था ये सारे किस चीज का सिंबल है, ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट से रिलेटेड ये बिल्डिंग्स है, उनका सिंबलाइजेशन है, तो उन पर उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए, ठीक है। इसके अलावा इसके रिवर्स में क्या है, जैसे ही जो वर्कर्स हैं उन्होंने हमले किए इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, तो पुलिस ने भी क्या, उनके साथ बहुत ब्रुटली बिहेव किया और उनको दबाने के लिए, उनके विरोध को दबाने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज, उनको मारना, इस तरीके से उनके ऊपर भी एक्शन लिए गए। इस सारे सिनेरियो के बीच में ना पुलिस ने जो सत्याग्रही बड़े शांति से विरोध कर रहे थे ना, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया, जिसमें कि महिलाएं भी थी, बच्चे भी थी, उनको भी मारा गया। और कहा जाता है अराउंड 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और बहुत सारे लोगों की इसमें हत्या भी हो जाती है और उनकी डेथ क्या एक तरीके से बहुत बड़ा गांधी जी के लिए कहते हैं ना, एक सदमा सा दोबारा बन जाता है। तो इसी के साथ महात्मा गांधी जी अगेन एक डिसीजन लेते हैं और वो क्या कर देते हैं, अगेन इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं। दैट मीन्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी के द्वारा बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ गांधी जी जो इरविन थे उनके साथ एक पैक्ट में बंध जाते हैं, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी जी लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते में जुड़ जाते हैं। क्या था वो, अब वो देख लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी भी कमाल है कि वो बार बार आंदोलन शुरू करते हैं और बंद कर देते हैं, बट देखिए उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, नॉन वायलेंस की। जैसे ही वायलेंस होता था तो उनको वो चीज नहीं सूट करती थी और उनको लगता था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि लोग ऐसे इस तरीके से लोगों के साथ बुरा बिहेव और उनकी हत्या कर दी जाए। तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं आहत होकर, दुखी होकर इस तरीके का जो डिसीजन है उनको लेना पड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं हम गांधी इरविन पैक्ट कि गांधी इरविन पैक्ट जिस पर कि गांधी जी जिससे क्या जुड़े थे और साइन कर दिए थे गांधी जी ने, जो 5 मार्च 1931 को। इसके अंदर क्या कहा गया कि जो गांधी जी हैं अब वो क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि लंदन में होने वाली थी। देखिए जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया था, उसमें कांग्रेस ने अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा था, ठीक है। बट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने गांधी जी कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। और इसके बिहाफ पे कहा जाता है क्या नाम है, ब्रिटिशर्स के द्वारा, कि वो क्या करेंगे, जितने भी लोगों को जेल में बंदी बनाया गया ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो भी हैं, उन सबको रिहा कर देंगे, छोड़ देंगे उनको, ऐसा गांधी जी को कहा गया, ठीक है। इसी वजह से दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं और वहां पे कोशिश की जाती है नेगोशिएशन की, बट कोइंसिडेंटली नेगोशिएशन नहीं हो पाता और नेगोशिएशन फेल हो जाता है और गांधी जी निराश होकर वापस इंडिया आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जब गांधी जी इंडिया आते हैं निराश होकर, तो गांधी जी यहां देखते हैं एक नई तरीके का रिप्रेशन दोबारा से शुरू हो चुका है इंडिया में, और जो लोग हैं एक तरीके से उनका बहुत ज्यादा दमन किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गफ्फार खान को जेल में डाल दिया था। अब वो गांधी जी इंडिया आकर देखते हैं कि गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को ही जेल में बंद किया हुआ है, और इसी के साथ कांग्रेस को इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं, ये सब नहीं चलेगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की मीटिंग पे, डिमॉन्स्ट्रेशंस पे, बाइकॉट्स पे, सब पे बैन लगा दिया कि आप ऐसी कोई भी गतिविधि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसे कोई भी एक्शंस, आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सख्ती से मना कर दिया, रोकने की पूरी कोशिश की गई, ठीक है। और इसी के साथ गांधी जी ने दोबारा से एक डिसीजन लिया और सोचा कि मेरे को अब दोबारा अगेन सीडीएम लॉन्च करना है। दैट मीन्स कि गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च किया,
गया, ठीक है। बट देखिए कोई चीज एक बार होती है ना तो एक जोश अलग होता है, बट दोबारा होती है तो उसमें जोश में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। और यही एक कारण बना कि एक साल तक तो ये जो आंदोलन है बड़े अच्छे से चला, बट उसके बाद क्या अराउंड 1934 के आसपास देखा जाता है कि जो ये आंदोलन है, जो मूवमेंट है, वो अपना एक तरीके से जो असर था वो धीरे धीरे उसका हल्का पड़ता जा रहा था, जो मोमेंटम था वो कम होता जा रहा था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। कौन से ऐसे कारण बने थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, और किस तरीके से ये कह सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि जो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस दोनों उनमें डिफरेंस क्या है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।